शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक दल से जो विंध्य क्षेत्र में और खासतौर पर महाकौशल की बात करें तो यहाँ पर तीसरे मोर्चे के रूप में लंबे समय से जाना जाता रहा है। इसने यहाँ की जो राजनीतिक तमाम परिस्थितियाँ हैं उनको बदला भी है और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, उसके प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राकेश जी। कमलेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि हम जब महाकौशल की बात करते हैं तो तीसरा मोर्चा यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी क्या देखते हैं आप, कहाँ पर खड़ी है? मध्य प्रदेश में ही तीसरा मोर्चा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि दोनों के बाद तीसरा वोट बैंक के आधार पे और एरिया भी, और हर पांचवा आदमी मध्य प्रदेश में आदिवासी है और संख्या आधारित जो पार्टी है ज़्यादातर 90% आदिवासियों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उनकी दुख तकलीफ के लिए। क्योंकि वैसे तो यहाँ से 47 विधायक जाते हैं आदिवासी के नाम पर चुन के, लेकिन आज तक उनका ऐसा कुछ विधानसभा या जैसे 6 सांसद जाते हैं मध्य प्रदेश से आदिवासी के नाम पर, उन्होंने आदिवासियों के लिए स्पेशली जब से देश में चुनाव प्रक्रिया में आई हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी कोई बात नहीं रखा या आदिवासियों के लिए उनका कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि रिजर्वेशन से जाने के बाद ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संख्या आधारित वो चुन के जाते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ जनता उनको चुन के पहुँचाती, तो क्षेत्र और अपने समाज के लिए उनकी भूमिका मुझे नहीं लगता कि बहुत रही हो। देखिए, आपने बड़ी बात कही है कि मध्य प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है और यही कारण है कि जब पांचवा व्यक्ति आदिवासी है, और यही कारण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है या फिर कार्यक्रम की बात आती है तो उसमें मध्य प्रदेश का भी चयन करती है केंद्र सरकार भी, और ये ऐसा हुआ भी। लेकिन आप तीसरा दल हैं, आधे आदिवासी इधर हैं आदिवासी उधर हैं, यानी आधे भाजपा में चले जाते हैं, यानी वोट चला जाता है, आधा बीजेपी कांग्रेस में चला जाता है। गोंडवाना को क्या मिलता है? गोंडवाना को क्या, देखिए जिस दिन से ये देखा जाए जब सरकार में कांग्रेस थी तो कई जगह ऐसे शोषण के शिकार हुए, जैसे कि 5th शेड्यूल लागू है पूरे देश में। भारतीय संविधान में 5th और 6th शेड्यूल आदिवासियों के लिए स्पेशल प्रावधान है, ये 1950 से ही लागू है। संविधान तो लागू है ना देश में, तो संविधान पे ही देश चल रहा है, लेकिन जो 5th और 6th शेड्यूल अभी तक लागू है कि नहीं ये धरातल में जानना चाहिए, और ये किसकी जिम्मेदारी है? उन जनप्रतिनिधि की है जो वहाँ से चुन के जाते हैं। तो उन्होंने आज तक आकलन नहीं किया, जैसे कि मंडलम 5th शेड्यूल लागू, तो यहाँ उनको क्या अधिकार मिले, जैसे ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है वो उनके डेवलपमेंट के लिए आता है, तो उन्हीं के लिए जो जनप्रतिनिधि विधायक हों या सांसद हों, जैसे मैं भी जिला पंचायत में तो बैठकों में इस चीज़ का हमेशा हम बात रखते हैं हर ग्राम पंचायत से, क्योंकि पंचायती राज हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो देश चल रहा है तो एक मेंबर से लेके दिल्ली तक कैसे अपनी बात को पहुंचाए। तो यहाँ पर जैसे हम मंडला में बैठे हैं, आप आए हैं कि मध्य प्रदेश में मंडला का भविष्य, तो मैं कहूँ तो मंडला में यहाँ पूरा हम अच्छे से नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब एक गांव से लेके जिले तक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में तो मैं बहुत बेहतर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं लोकल यहाँ पे हूँ, गांव से आता हूँ, तो अच्छे से बता पाऊँगा जो यहाँ की प्रक्रिया है। जैसे विकास की बात करें तो मंडला हजारों सालों पहले भी यहाँ गोंडवाना की राजधानी रही, आपको शायद पता होगा, और ये बहुत बड़ा इतिहास है। अब वो लिखित में कहाँ गायब कर दिया गया, ये भी उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, या उनको कहा जाए तो आज तक उनने इसको वो स्थान नहीं दिला पाया। अभी किले महल ऐसे पूरे प्राकृतिक संसाधन ऐसे मंडला में देखने को मिल जाएंगे। जो डेवलपमेंट की बात करें तो यहीं से जितनी जनसंख्या मंडला में, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, मंडला में रहने वाला ग्रामीण हो, वो लास्ट पंक्ति तक उनके लिए विकास संभव है। लेकिन उसके लिए जो भी प्रतिनिधि चुन के जाता है तो उनके पास एक रोड मैप होना चाहिए।
लेकिन कहा तो यही जाता है, देखिए आपकी जो मूल भावना है वो समान है। कांग्रेस बोलती है सबको लेकर चलते हैं, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और आपकी तो टैगलाइन ही है कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। मूल भावना तो एक समान है, गड़बड़ कहाँ हो जाती है? गड़बड़ ये पॉलिटिकली एक विचारधारा है। जैसे हमारी गोंडवाना की विचारधारा तो दादा मरकाम ने जब शुरुआत किया तो मैंने आपको यही बताया, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, पूरी विचारधारा इसी पे चलती है। और कुछ लोग जो राजनीतिक रूप से बैकफुट में लाने का प्रयास किया 2003 के बाद, जब देखा कि गोंडवाना आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि उनको तो राजनीति करना है, और गोंडवाना की विचारधारा ये है कि हम जहाँ से भी अगर राजनीति में आए हैं तो सबको जो एक लाइन बोला आपने वही उसी टैग लाइन पे ही चलते हैं, और हमारी कार्यशैली भी उसी पर आधारित है कि आदिवासियों को, और ज़्यादातर क्योंकि पार्टी में भी 90% ट्राइबल्स हैं और ट्राइबल क्षेत्र में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ग को कहीं पार्टी से नुकसान हो, तो हम तो चाहते हैं कि सभी आए और विचारधारा अच्छी गोंडवाना की, और उसी आधारित काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और भाजपा की बात करूं तो पूरे देश में अभी तक दोनों ही पार्टियों का शासन हुआ, और जब से भाजपा जो 12 सालों से सेंट्रल में है माननीय मोदी जी की सरकार में, तो कांग्रेस के जो 60% लीडर भाजपा में शिफ्ट हो गए, जो टॉप लीडर थे। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टी एक ही है। तो क्या कभी ऐसा सुनने में मिलेगा कि गोंडवाना कभी किसी राजनीतिक दल में विलय हो गया या उसका समर्थन दे दिया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ किसी की तरफ से आया नहीं है। हाँ, थर्ड फ्रंट की कोशिश हमने किया है पहले भी, सपा के साथ, बीएसपी के साथ। अभी कांग्रेस या भाजपा से तो कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस के तो कई नेता हैं, वो तो ठोक के बोल रहे हैं कि भले ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी हों, लेकिन आदिवासी तो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। कांग्रेस ने हिंदू नहीं है अब कहा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखेंगे तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है। क्योंकि एक धर्म की बात कहें तो धर्म कैसे बनता है, उनकी जाति, परंपरा, भाषा, सब आप किसी भी क्षेत्र में पूरे देश में चले जाएंगे तो आदिवासियों की एक अपनी परंपरा, जाति और सांस्कृतिक रूप से जाने जाते हैं। आदिवासी कोई धार्मिक नहीं होता, वो सांस्कृतिक होता है, वह किसी भी धर्म में हो जाता है। क्योंकि आप जब से देश में देखे होंगे कन्वर्टेड हर धर्म में चले गए। ये जो संस्कृति है, ये परंपराएं हैं, किससे मेल खाती हैं, किस धर्म से मेल खाती हैं? क्या सनातनी नहीं है आदिवासी? मैं कहूँ तो सनातनी तो आदिवासी हैं। हिंदू धर्म तो आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो ये बात का हो सकता है, क्योंकि जो हमारी धर्म संस्कृति या आदिवासियों की धर्म संस्कृति से ही मिलती जुलती हिंदू धर्म में है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि आदिवासी उस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। तो क्या आप कहेंगे कि हाँ सनातनी है आदिवासी, हिंदू धर्म के आसपास? सनातनी एक पॉलिटिकली है, हम उसको नहीं कह सकते। हम तो आदिवासी हैं और हमारी परंपरा, संस्कृति सब अपनी अलग है। तो ये नहीं बोलेंगे कि देश में रह रहे हैं तो हम किसी से अलग हैं। तो चलिए, ये तो कांग्रेस की लाइन हो गई कि कांग्रेस बोल रही थी कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब जरा बीजेपी पे आ जाते हैं, समान नागरिक संहिता, आदिवासी प्रभावित होगा? अब इनका वो बोल तो रहे समान नागरिक संहिता में आदिवासियों को अलग रखा गया, तो अलग रखा गया तो प्रभावित होने का। और बीजेपी देखिए जो भी पॉलिसी बनाती है, कहते कुछ है करते कुछ हैं, उनका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड समझ में नहीं आ रहा। जब से सरकार में है तो डेली उनके नए नए प्लान रहते हैं, तो जो भी कोई भी सक्सेस ना होते वो दूसरा प्लान आ जाता। तो ये कंफ्यूज करने का है, भाजपा का ये षड्यंत्र है कि देश को मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम जगह जगह देखो तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर तो आदिवासियों की संस्कृति और बलिदान की बात करें तो उनकी वीर गाथाएं बहुत सारी हैं। गौड़ वंश का जो योगदान रहा है भारत के विकास में, भारत को बचाने में, चाहे वो आक्रांता हो या अंग्रेज हो, डट के सामने लड़े थे। तो ऐसे में जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पर आदिवासियों को लेकर, गोंडवाना क्या कर रही है इन दोनों? गोंडवाना वही तो कर रहे हैं जो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से उनको जिस तरीके से कांग्रेस या भाजपा
गुमराह करके रखा है, तो गोंडवाना प्रयास कर रहे हैं ये उनको जागरूक करें और मुख्य लेकिन धारा वो से जोड़ें। प्रयास में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि मध्य सफल हो रहे प्रदेश हैं। में 230 में से एक भी विधानसभा आपके पास नहीं है। पहले थे, वही बताया ना कि राजनीतिक नहीं रहे, पार्टी पूर्णतः राजनीतिक नहीं हो पाई है। धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक आंदोलन में आदिवासी नंबर 1 पर है। वो जब समाज की बात होती है तो किसी भी पार्टी का हो, सब एक हो जाते हैं। भविष्य का देखते हैं हम गोंडवाना का? भविष्य है गोंडवाना का, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और 2028 में रिजल्ट मिलेगा। 28 की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी चल तो रही कंपटीशन किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है, या फिर दूसरे दल भी अब सक्रिय है मध्य प्रदेश है। अभी में? सत्ता में तो बीजेपी है, तो बीजेपी से ही कंपटीशन है और कांग्रेस तो विपक्ष में दिखती नहीं, वो थर्ड पर समझ में आ रही, क्योंकि अगर विरोध या विपक्ष की भूमिका के मामले में कांग्रेस बहुत कम दिखती है। ये भी देखने क्या है कि जिन्होंने कभी बागडोर संभाल रखी थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से विधायक भी हो गए। तो नहीं, कांग्रेस से विधायक कौन? गोंडवाना विचारधारा की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आपके नेता हैं। पहले रहे, अभी तो कोई ऐसा गया नहीं कि विधायक बन गया हो आ, गोंडवाना से। अभी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है जमीन पर? क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की अपनी तैयारी है 28 को लेकर, 29 को लेकर। कांग्रेस लगातार मैदान में डटी हुई है। आपकी अंदरूनी तौर पर क्या प्लानिंग से कुछ नजर नहीं आती? देखिए, हम लोग ग्रामीण एरिया में ज़्यादा हैं और मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दिखते कि ग्रामीण एरिया में जहां हम बैठे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो मवई ब्लॉक में 45 गांव में नेटवर्क नहीं है। अब ऐसी जगह में काम करेंगे तो कहाँ पता चलेगा। आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं मंडला के। पंचायत में क्या चल रहा है? पंचायत तो पूरा जीरो करके रखा है माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, क्योंकि पंचायत में कुछ नहीं रखा, पूरा सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो भोपाल और दिल्ली से ही स्वीकृत होते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर पंचायती राज सही तरीके से लागू की जाए, क्योंकि वो एक प्रतिनिधित्व का जो मौका मिलता है, एक वार्ड मेंबर से लेके, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पंचायती राज एक महत्वपूर्ण भूमिका विकास के उसमें निभा सकती है। लेकिन इसको जीरो करके रखा है, वो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा तक सीमित रह गई कि ना तो फंड है, ना कोई प्लान है। क्योंकि यहाँ जो प्लान बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई मेंबर एक वार्ड से चुन के आया, तो सबसे अच्छा उसके गांव में क्या समस्या है वो रख सकता है। जब वो कोई प्रस्ताव जिले तक पहुंचाएगा तो जिले से प्रदेश स्तर तक जाना चाहिए, तो ये वहीं से प्लान बनाते हैं। अब आप बताएं कि मंडला के विकास के लिए दिल्ली से क्या प्लान बनाएंगे तो सक्सेसफुल होगा? यहाँ स्थानीय स्तर पर आपकी पंचायत में बैठकर प्लान बने हैं? हाँ, बिल्कुल बने हैं, लेकिन उनकी कार्य योजना जो बना के दी जाती है, उसमें यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, किसी भी मामले में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या पंचायत में कोई डेवलपमेंट की बात आए, तो वो सिर्फ अपना फंड और वहाँ जो काम लाते हैं, वो सत्ता में जो रहते हैं वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए लाते हैं। यहाँ वाकई जो होना चाहिए जरूरी, जो गांव के लिए, विकास के लिए, उसका काम नहीं होता। आप मैदान में उतरे, चुनाव लड़ा आपने, 40,000 वोट ले आए, आपसे ज़्यादा बीजेपी ले गई। कमी कहाँ रह गई? कमी वही बताया, जैसे कि आदिवासी गोंडवाना को पूरी तरह नहीं समझ पाया और ये प्रयास लगातार हो रहा है। हम लोगों की भी कुछ कमी रह गई है, लेकिन उसमें अब पूर्णता की ओर है। पहले हम राजनीति नहीं, सामाजिक आंदोलन को ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि दुख की बात यह है कि समाज से जब जाते हैं लोग चुन के, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए हमको ज़्यादा समय लग रहा है। वो हमारे सिर्फ आदिवासी जो विधायक सांसद हैं उनके कारण है, क्योंकि आज समाज पीछे है। तो सबसे बड़ा दोष राजनीतिक व्यक्ति जो अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहा है और उनकी तरफ ध्यान ना देना, वो काम हमको करना पड़ रहा है, इसलिए पीछे। आप ग्रामीण इलाकों में बता रहे हैं कि लगातार जा रहे हैं, आदिवासी क्या कह रहा है? आदिवासी तो हमारे साथ रहता है, लेकिन वो वही बता रहा हूँ ना कि सामाजिक रूप से वो एक है, राजनीतिक रूप से इसलिए नहीं है कि वो समझ नहीं पाए। जैसे एजुकेशन की बात करें, आज की स्थिति में पूरे गांव की जो एजुकेशन है वो दिनों दिन घटते जा रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी मंडला में ही 1,000 की संख्या में जो स्कूल टपक रहे हैं या उनमें मरम्मत नहीं हुए, तो ऐसे में कैसे पढ़ेंगे बच्चे? कई ऐसी स्थिति है कि अभी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं या पन्नी लगा के पढ़ रहे हैं, जबकि यहीं पे
माननीय कुलस्ते जी जो 40 साल से राजनीति में और सत्ता में भाजपा की सरकार 12 साल से, वो उन लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ कैबिनेट मंत्री यहीं पर है मंडला में। देखिए वही जो जिक्र है ना कि शिक्षा आदिवासी वर्ग ने अपना जो नेता चुना, वो दिल्ली की सत्ता में बैठा और न सिर्फ बतौर सांसद प्रतिनिधित्व नहीं किया, बतौर मंत्री प्रतिनिधित्व भी किया है। 4 बार मंत्री रहे जी, तो तो वही फिर तो तो बोल रहा हूं। कायाकल्प होना ही चाहिए ना। होना चाहिए, लेकिन अब ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये कैसे जीत जाते हैं। ईवीएम से जीतते हैं कि जनता को झूठ बोलकर जीतते हैं? जनता फिर भी चुनती है, कुछ तो किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ तो किया नहीं है। आप देख रहे हैं तो आप ग्राउंड सर्वे ले सकते हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कोई भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, 40 साल में अगर हर 5 साल का भी प्लान हो 10-10 गांव को लेके, तो ऐसे वो 10 गांव बता दें जिसमें वाकई उनके हिसाब से कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई भी एक गांव ना मिलेगा। 10 गांव नहीं गिना सकते, आपका ये आरोप है? बिल्कुल, आप किसी भी प्रतिनिधि को बिठा के बता दें जो होना चाहिए। और जितना फंड आया है, ट्राइबल एरिया में एक स्पेशल फंड आता है ट्राइबल सब प्लान का, वो कहाँ कहाँ खर्च किया है इन्होंने आज तक आकलन नहीं किया, कभी समीक्षा नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी, देखा जाए तो कलेक्टर, वो ही ज़्यादातर कार्य कराते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कोई उतना रोल नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि कार्य योजना में जनप्रतिनिधियों का शामिल होना सबसे महत्वपूर्ण है एक विकास के लिए, चाहे वो पंचायत से चुन के जाए, विधानसभा से हो या लोकसभा से हो। लेकिन राजनीति के चक्कर में जो आज ग्रामीण एरिया में विकास नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा दोष इनका है जो भाजपा और कांग्रेस के लोग चुन के जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा। और ट्राइबल जो पीछे है इन्हीं के कारण, क्योंकि ट्राइबल सब प्लान की बात किसी ने भी नहीं रखा आज तक, ना तो विधानसभा में ना लोकसभा में, जबकि चुन के जा रहे हैं कि वो पैसा गया कहाँ और किस लिए आता है, उसके नॉर्म्स है। ट्राइबल सब प्लान के पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं, कहाँ खर्च किए जाते हैं, अगर वो नॉर्म्स के तहत खर्च किए जाए तो डेवलपमेंट हो जाए। आपने जानना चाहा कहाँ गए पैसे? हाँ, जानना चाहा, मैंने रेट लगाया हुआ हाई कोर्ट में, अभी उसकी डेट नहीं आई है मध्य प्रदेश में। क्या खुलासा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? वो पूरा जब से जो ट्राइबल सब प्लान बना है तो आज तक उसका हिसाब पूछेंगे कि जो जो सरकारें रहीं तत्कालीन, चाहे कांग्रेस की हो भाजपा की हो, तो पैसा गया कहाँ और उनके लिए कितने साल का हिसाब जानना चाह रहे हैं आप? पिछले 5 साल का ही बता दें, 10 साल का बता दें। अब पूरा वो बना के रखा हुआ है। वैसे तो हिसाब तो कम से कम 30 सालों का लगभग वो बना के रखा, कि पहले जो तत्कालीन उस समय जो सरकार रही और अभी वर्तमान सरकार रही। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस मंच से आप क्या अपील करेंगे आदिवासी वर्ग से? मैं न्यूज़ के माध्यम से तो यही अपील करना चाहूँगा, सबसे पहली भूमिका जितने भी ट्राइबल एरिया में मध्य प्रदेश के अंदर, तो जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, वाकई वो एक समाज से आते हैं और रिजर्वेशन का फायदा लेके नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए, उनके प्लान क्या है, इस पे सबसे पहले बनाए तभी उनको आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस भाजपा किसी भी पार्टी में हो, उसके बाद ही आना चाहिए। क्योंकि आदिवासी समाज, ये सबको पता है, सीधा साधा समाज है, अनएजुकेटेड ज़्यादा पहले था, अभी कुछ ठीक है, लेकिन कुछ वर्षों से, पिछले 5 सालों से शिक्षा का स्तर भी और गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य की कमी है। तो इन पर वो कार्य करें, चाहे, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग आके करें, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि एकदम से कोई तीसरी पार्टी सरकार में आ जाए, क्योंकि ये दोनों पार्टी एक ही काम कर रही हैं जो वर्षों से। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे कि पलायन मंडला की बहुत बड़ी समस्या है, मंडला और डिंडौरी की लाखों की संख्या में जा रहे हैं। इनने आज तक कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, जबकि सांसद जी 40 साल से हैं। माननीय संपतिया जी यहाँ पर 15 साल जिला पंचायत में रहीं और अभी राज्यसभा रहीं और अभी कैबिनेट मंत्री। तो सबसे बड़े जो 2 नेता हैं, मैं तो उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनमें सुधार हो जाए तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। एक जिले के लिए जैसे मरम्मत कार्य की बात करूँ तो 4 करोड़ से ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, जो शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। मैंने पूरा वो एस्टिमेट भी बनवाया हुआ था। और जहाँ भी फालतू में जो पैसे खर्च होते हैं, जैसे कि मंडला के भविष्य की बात करूं, तो जो अब हम ऐसी जगह में बैठे हैं जो जब शासक थे राजा यहाँ पर,
तो सोने के सिक्के चलाए थे, हम वहाँ बैठे हैं जब देश में सोने के सिक्के चल रहे हैं, इस राजधानी में बैठे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तब कहाँ थे, अब कहाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसी प्राकृतिक संसाधन ना हो, जैसे कि यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में, अब नर्मदा नदी बाजू से बह रही है, लेकिन इनके प्लान ऐसे बनते हैं कि गांव हटाने का काम करना, या विदाउट प्लानिंग के साथ कोई डैम ऐसे बना दिए, बरगी डैम, मंडला को फायदा नहीं हुआ। उसी में बाजू में पानी की इतनी बड़ी समस्या कि पीने का पानी नहीं है, और पूरे आधे देश को पानी पहुंचाया जा रहा है गुजरात तक। अब आप सोच सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब हम ऐसी जगह में बैठे हों तो आप एक अच्छा मैसेज सरकार को भी दे सकते हैं और उन प्रतिनिधियों को जो आदिवासी समाज से चुन के जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश टेकाम जी, जो कि गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी है। साथ ही एक नया नवाचार तो करने जा रहे हैं कि आखिरकार आदिवासी वर्ग के लिए जो फंड आया है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, और ये जानने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।